हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज के वीडियो लेक्चर में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि आपका जो आईपी यूनिवर्सिटी है, 10 यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं ऑनलाइन बेस्ड है, जो एमसीक्यू बेस्ड है। ऑनलाइन में जो क्वेश्चंस आएंगे आपके वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड हैं आपके। तो मेरे जो राय क्लासेज है आप उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, सो डैट कि जितने भी आप वीडियोज हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव पेपर हो, चाहे ऑब्जेक्टिव पेपर हो, चाहे एमसीक्यू बेस्ड हो, सारे वीडियोज आपको अवेलेबल मिलेंगे और आप उसको प्रॉपर देख पाएंगे। तो आप ट्रांसफार्मर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 4 का, इलेक्ट्रिकल साइंस का यूनिट 4 का ट्रांसफार्मर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ऐसा नहीं है कि आपका आईपी यूनिवर्सिटी चाहे एकेटी हो, चाहे गलगोटिया हो, चाहे एसआरएम हो, चाहे सीसीएस यूनिवर्सिटी, सारे यूनिवर्सिटी में यदि इलेक्ट्रिकल साइंस या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है तो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि किस टाइप के, यदि आप ये एमसीक्यू कर लोगे तो आपका पूरा पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। और इसी जैसे जिस टाइप का मैंने क्वेश्चन अभी वीडियोज में डाले हैं आप देखोगे यही सेम पेपर में आपके क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफार्मर if the supply frequency of the transformer increases, the secondary output voltage of transformer क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम होगा, एनी ऑफ द एबव। तो यदि हम ईएमएफ की बात करते हैं ट्रांसफार्मर में, ईएमएफ इक्वेशन जो होती है हमारी E इक्वल टू क्या होता है 4.44 FN। इट मीन्स ये तो कांस्टेंट है। एफ जो होता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है, एफ जो होता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी, एन जो होता है एन नंबर ऑफ टर्न होता है, ये 5x जो होता है मैक्सिमम फ्लक्स होता है। तो यदि हम ई और ए बात करें, हम ई इज प्रोपोर्शनल टू क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी, तो अंडरस्टूड है फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ईएमएफ भी क्या होगा आपका बढ़ेगा, और यदि इसको घटाएंगे तो ये वैल्यू भी क्या होगा आपका डिक्रीज होगा। बट दो चीज़ें हैं, एक केस है कि यदि हम जो ट्रांसफार्मर जो यूज करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वोल्टेज को या तो स्टेप अप करो या स्टेप डाउन करो, तो करेंट उसके इन्वर्सली होता है। यदि वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो करंट क्या होगा डिक्रीज होगा, और यदि वोल्टेज डिक्रीज होगा तो करंट क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। इस प्रोसेस में हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है सेम रखते हैं। बट ए ट्रांसफार्मर डिजाइन फॉर, यदि आप एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, ए ट्रांसफार्मर इज डिजाइन फॉर सम कांस्टेंट पैरामीटर लाइक फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कांस्टेंट होती है। सो इफ द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज द सेकेंडरी वोल्टेज ईएमएफ क्या होगा इंक्रीज होगा। बट विथ हाई फ्रीक्वेंसी देयर इज एन इंक्रीज इन ट्रांसफार्मर लॉसेज लाइक कोर लॉसेज एंड कंडक्ट स्किन इफेक्ट। यदि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो लॉसेज भी हमारा क्या होगा बढ़ेगा। Also with high frequency the magnetizing current become low, and with low frequency the magnetizing current become high. The higher the input frequency, the higher will be the rate of change of magnetic flux, which result is higher induced EMF। तो क्या होगा यदि हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो EMF जो हमारा क्या होगा आपका EMF क्या होता है हमारा इंक्रीज होगा। तो फाइनल आंसर जी क्या होगा EMF हमारा क्या होगा इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसका और भी एक्सप्लेनेशन है कि देयर आर सम अदर कंडीशन विच शुड बी केप्ट इन माइंड। कंडीशन 1, इफ यू आर मेंटेनिंग द सेम वोल्टेज बट हायर फ्रीक्वेंसी फ्लक्स, जिसको हम बोलते हैं V/F, इन ट्रांसफार्मर फॉल्स द इंड्यूस्ड EMF वुड हैंस रिमेन द सेम एंड वुड नॉट इंक्रीज। हमारा क्या होगा इंक्रीज नहीं होगा। ऑल्दो द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, but the value of flux is reduced and hence the overall effect is the voltage induced in the secondary remain the same but at the higher frequency of the flux. Condition 2, if you are increasing primary voltage along with increasing frequency so as it to maintain constant flux, only in the case the secondary voltage will increase। इस केस में क्या होगा secondary voltage क्या होगा increase होगा। Therefore we can safely conclude that secondary voltage depend upon the primary voltage and turns ratio। जैसे आप बात करोगे तो क्या होता है V1/V2 इक्वल टू होता है N1/N2 इक्वल टू क्या होता है आपका I2/I।
ओके। यदि सेकेंडरी वोल्टेज की बात करते हैं V2 को, तो V2 किस पे डिपेंड करेगा? V2 इक्वल टू लिख सकते हैं V1 N2 बाई N1, मतलब प्राइमरी वोल्टेज पे एंड नंबर ऑफ टर्न्स के क्या होगा आपका रेशियो पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओपन सर्किट टेस्ट, जो हम ओपन सर्किट, द ओपन सर्किट टेस्ट इन ए ट्रांसफार्मर यूज टू मेजर कॉपर लॉस, वाइंडिंग लॉस, टोटल लॉस, कोर लॉस। तो दो टेस्ट परफॉर्म करते हैं ट्रांसफार्मर में। हम ट्रांसफार्मर की जब बात करेंगे तो दो टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एक होता है ओसी टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, और सेकेंड वन होता है क्या है आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ये ध्यान दीजिएगा, ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है वो आयरन लॉस डिटरमाइन करता है। क्या डिटरमाइन करता है? आयरन लॉस, और इसको कोर लॉस भी बोलते हैं। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है आपका कॉपर लॉस, जब लोड कनेक्ट होगा, या इसको हम ओमिक लॉस भी बोलते हैं, ओमिक लॉस। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा इसका कोर लॉस। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन है कि द पर्पज ऑफ द ओपन सर्किट टेस्ट टू डिटरमाइन द एक्साइटेशन एडमिटेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट, द कोर लॉस, द नो लोड एक्साइटेशन करेंट एंड नो लोड पावर फैक्टर। मतलब कोर लॉस फाइंड करते हैं, नो लोड करेंट फाइंड करते हैं, और पावर फैक्टर फाइंड करते हैं। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा आपका कोर लॉस। नेक्स्ट, द लीकेज फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ, किस पे डिपेंड करता है? फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, या म्यूचुअल फ्लक्स पे, लोड करंट पे, अप्लाइड वोल्टेज पे। तो सोल्यूशन देखेंगे, इन ए ट्रांसफार्मर कोर फ्लक्स, जो हमारा कोर फ्लक्स है, कोर फ्लक्स इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी फ्लक्स एंड सेकेंडरी फ्लक्स विच आर अपोजिट टू ईच अदर इन डायरेक्शन। व्हेन करंट इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीजेज लोड, लोड इंक्रीज करेंगे तो करंट क्या होगा? इंक्रीज होगा, एंड वोल्टेज रिमेन द सेम, देन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लक्स इंक्रीजेज बिकॉज बोथ ऑफ देम क्या होगा? इंक्रीज हो रहा है, सो देयर डिफरेंस रिमेन द सेम एंड ऑल रिमेनिंग फ्लक्स इज फोर्स्ड आउट, हेंस लीकेज फ्लक्स क्या होगा आपका? इंक्रीजेज विथ करेंट, बट कोर फ्लक्स रिमेन्स क्या होगा आपका? कांस्टेंट होगा। तो द लीकेज फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर डिपेंड अपन तो क्या हो जाएगा आपका कोर फ्लक्स आपका क्या होगा? हेंस लीकेज करंट पे क्या होता है आपका? डिपेंड करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोड। नेक्स्ट, लेमिनेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर इज मेड ऑफ, जो हमारा कोर है ट्रांसफार्मर का, ये आपका आयरन का कोर होता है जनरली। ओके, इस पे जो हम सप्लाई देते हैं, किस पे देते हैं? प्राइमरी पे सप्लाई देते हैं, और जो लोड कनेक्ट करते हैं हम लोग क्या कर देते हैं? सेकेंडरी पे लोड कनेक्ट देते हैं। ये आपके नंबर ऑफ टर्न्स है, और इसके बीच क्या होता है आपका? फ्लक्स प्रोड्यूस 5। इस तरह के लेमिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कोजीव कास्ट आयरन का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का होता है, एल्युमिनियम का होता है, कास्ट स्टील का होता है। तो सिलिकॉन स्टील आर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर, सिलिकॉन स्टील आर यूज फॉर, सिलिकॉन स्टील्स आर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर, कोर एंड कोर ऑफ अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज फॉर द फॉलोइंग रीजन। क्यों यूज करते हैं सिलिकॉन स्टील? हम सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं, क्यों? रीजन बिहाइंड दैट, इसमें क्या क्या होता है? लो हिस्टेरिसिस लॉस, ओके, हाई परमेबिलिटी, वर्चुअली एलिमिनेटेड एजिंग, हाई रेजिस्टेंस। द फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर टू प्रोवाइड ए लो रिलक्टेंस, हाई परमेबिलिटी, magnetic circuit by which magnetic flux created by the magnetomotive force in the primary winding can efficiently couple with the secondary winding। तो इससे जो तुम्हारी सिलिकॉन स्टील को हम लोग लेमिनेट करते हैं कोर से, तो उसका एडवांटेज है कि हिस्टेरिसिस लॉस हमारा क्या होता है? कम होता है। परमेबिलिटी हमारी क्या होती है? हाई। तो परमेबिलिटी होगी हाई, उतना ही फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा आपका? हाई प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेज वेरी विद द लोड इन द ट्रांसफार्मर। तो अभी डिस्कस किया हमने कि दो टाइप के लॉसेज होता है, एक आयरन लॉस और कोर लॉस, और दूसरा होता है हमारा कॉपर लॉस। तो लोड जो होता है, लोड बढ़ाने का आधे में हमारे करेंट चेंज होता है, और जो कॉपर लॉस होता है वाइंडिंग के क्रॉस जो रेजिस्टेंस होता है ड्यू टू वाइंडिंग रेजिस्टेंस होता है हमारा।
और ये क्या होता है आपका आई स्क्वायर आर होता है। इट मीन्स लोड बढ़ाने में करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो क्या होगा आपका, इट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेज वेरी विद द लोड इन द ट्रांसफार्मर, हमारी क्या हो जाएगी, कोर लॉस होगी, क्योंकि आयरन लॉस इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट। तो एक्सप्लेनेशन हो गया कि कॉपर लॉस इज ड्यू टू द ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। द कॉपर लॉस फॉर द प्राइमरी वाइंडिंग I1 स्क्वायर R1, सेकेंडरी वाइंडिंग I2 स्क्वायर R2। I1 और I2 प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट है, R1 एंड R2 क्या है आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है आपका रेजिस्टेंस है। और इट इज क्लियर द कॉपर लॉस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट एंड हेंस करंट डिपेंड ऑन द लोड, हेंस कॉपर लॉस इन द ट्रांसफार्मर वेरी विद द लोड। नेक्स्ट, एक ट्रांसफार्मर करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर एक तो ये स्टैटिक डिवाइस होता है, देयर इज नो मूविंग पार्ट, स्टैटिक डिवाइस। उसके बाद AC में यूज करते हैं, DC में यूज नहीं करते हैं। ये क्या करता है कि ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफ़र इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ट्रांसफार्मर का क्या है कि या वोल्टेज इंक्रीज हो, ये तो वोल्टेज इंक्रीज हो तो करंट क्या होगी, डिक्रीज होगी, और यदि वोल्टेज डिक्रीज होगी तो करंट हमारी क्या होगी, इंक्रीज। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, करंट को ट्रांसफॉर्म करता है, नहीं, हमें कहता है वोल्टेज एंड करंट दोनों जो होता है वो क्या करता है आपका ट्रांसफॉर्म करता है। तो देखो एक्सप्लेनेशन है कि ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द वोल्टेज या करंट टू हायर स्टेप अप, लोअर स्टेप डाउन। The distribution transformer, auto transformer and tap changing transformer basically belong to family of power transformer. ये types of transformer है with respective unique feature in instrument transformer. Voltage या current one side of transformer completely with high therefore not suitable for direct measurement. Scale down the voltage या current to level that is convenient for measurement. With suitable instrumentation according to two type of instrument. Transformer are the current transformer and the potential transformer. Some applications may call for constant current as in welding या constant voltage such transformer are called constant current and constant voltage. It means जो ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज और करंट दोनों को क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफार्मर कोर इलिमिनेटेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस स्टेसिस लॉस, स्टेसिस एज वेल एज एडी करंट लॉस, मिनिमाइज एडी करंट लॉस, कॉपर लॉस। तो इन ए ट्रांसफार्मर the AD current loss is proportional to the square of the diameter of the core. Larger the diameter, the more of the AD current loss. In AD current, the magnetic field that induces a voltage in the secondary of transformer also induces a voltage in the core. This causes circulating, जिसको हम AD current बोलते हैं, in the core, making the lamination as thin as possible. हम थिकनेस से उसको मिनिमाइज करके एडी करंट लॉस को क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। द लेमिनेशन आर कोटेड विथ ए थिन इंसुलेटिंग मटेरियल टू प्रिवेंट करंट फ्रॉम फ्लोइंग बिटवीन देम, हैंस द ट्रांसफार्मर कोर इज लेमिनेटेड सो डैट नेट इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर रिड्यूसेज, और क्या हो जाएगा, एडी करंट लॉस हमारी क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। तो बाय रिड्यूसिंग हम लोग क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे कौन से लॉस को, एडी करंट लॉस को, मिनिमाइज एडी करंट। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 8, द मेन पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट टू ए ट्रांसफार्मर। तो मैंने बताया अभी कि जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर है यदि तो दो टेस्ट होगा, एक होगा OC टेस्ट, एक होगा SC टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट होगा तो ये आयरन लॉस, और ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका कॉपर लॉस। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं, कॉपर लॉस डिटरमाइन करते हैं। और भी क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, एलिमिनेट टेस्ट ही परफॉर्म टू इम्पीडेंस टेस्ट भी बोलते हैं। कॉपर लॉस एट फुल लोड, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस और Z1 एंड Z2, और लीकेज रिएक्टेंस भी हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, द ट्रांसफार्मर रेटिंग्स आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ किलोवाट में होता है, KVAR में होता है, या KVA में, तो किस में होता है, KVA में होता है। रीजन बिहाइंड दैट कि दो लॉसेज होती है,
है ना। सिंस दिस दो लॉसेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द पावर फैक्टर, मतलब जो लॉसेज होती है हमारी आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस डू नॉट डिपेंड अपॉन पावर फैक्टर, डिपेंड अपॉन पावर फैक्टर। तो ट्रांसफॉर्मर रेटिंग एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड वोल्ट एम्पियर। रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर हाई वोल्टेज करता है, KVA टेल यू द करेंट रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर रिगार्डलेस ऑफ द पावर फैक्टर ऑफ द लॉस। हेंस टोटल ट्रांसफॉर्मर लॉस डिपेंड अपॉन वोल्ट एम्पियर। ये दोनों लॉसेज जो होती है एक करेंट पे, एक क्या करती है वोल्टेज पे। जैसे कॉपर लॉस वोल्टेज, कॉपर लॉस किस पे, करेंट पे, ये डिपेंड करता है वोल्टेज पे। तो दोनों जो लॉसेज होती है डिपेंड अपॉन द वोल्ट एम्पियर, नॉट इन फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट। देयरफॉर ट्रांसफॉर्मर रेटिंग इज एक्सप्रेस्ड इन KVA नॉट इन किलोवाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वुड हैपन इफ ए ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू ए DC सप्लाई, नो इफेक्ट, ऑपरेट विथ हाई फ्रिक्वेंसी, डैमेज द ट्रांसफॉर्मर, ऑपरेट विथ लो फ्रिक्वेंसी। तो क्या करेगा वो, DC सप्लाई देंगे तो डैमेज कर दे। क्यों? इन द केस ऑफ DC द वोल्टेज एंड करंट इज कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। इट मीन्स देयर इज नो इंड्यूस EMF ऑन द सेकेंडरी साइड। इट मीन्स करंट, सेकेंडरी करंट क्या होगी, 0 होगी। जो भी करंट होगी क्या होगी, प्राइमरी साइड में होगी, वो एक्सेसिव हाई अमाउंट ऑफ करंट होती है जो ट्रांसफार्मर को डैमेज कर देगी या जला देगी। दैट्स वाई ट्रांसफार्मर नेवर बीट फॉर द DC सप्लाई। वहीं लिखा है कि ट्रांसफार्मर जो वर्क करता है, ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द principle of mutual induction in which you need a varying magnetic field in a winding to induce say EMF in secondary winding. In DC generally change in frequency with respect to time is 0. If the primary of transformer is connected to DC supply, the primary will draw a steady current and hence produce constant flux. Consequently no back EMF, flux की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. So DC source cannot provide varying magnetic field, hence mutual induction is not possible. The primary winding will draw excessive high current due to the low resistance of the primary. The result, the primary will overheat and burn out, the fuses will blow. So care must be taken not to connect the primary of transformer across the DC supply. Next, an auto transformer can be used as step up device. हम ट्रांसफार्मर जो स्टेप अप है आपका, स्टेप अप को स्टेप डाउन, बोथ स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, ये हम दोनों के तरीके से यूज कर सकते हैं। रीजन बिहाइंड दैट कि जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है एक ही वाइंडिंग है जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों काम करती है। और ये हमारा जैसे मान लो प्राइमरी था, इसको हम टैपिंग करके यहाँ पे सेकेंडरी बना दिया, ये लोड कनेक्ट कर दिया। तो इसको वैरी करके हम ई इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न। एन को हम वैरी टैपिंग से कर सकते हैं, तो एन चेंज करेंगे तो ई भी क्या होगा आपका, चेंज होगा। तो इन द केस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर that uses a single tapped winding rather than the two separate and electrically isolated winding used by the transformer. Because auto transformer do not have separate winding, unlike mutual transformer, there is no electrical isolation between the primary and secondary circuit. हम क्या कर सकते हैं, इसके हेल्प से स्टेप अप एंड स्टेप डाउन दोनों वोल्टेज क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑटो ट्रांसफार्मर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर क्या है, इलेक्ट्रिकली ओनली, मैग्नेटिकली, बोथ इलेक्ट्रिकली एंड मैग्नेटिकली। आंसर आपका सही है। जैसे नॉर्मल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर जिसको बोलते हैं नॉर्मल, कि जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं केवल और केवल प्राइमरी पे देते हैं, ओके। सेकेंडरी पे हमने क्या कर दिया, लोड कनेक्ट कर दिया, ठीक। तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे देंगे किसमें, प्राइमरी वाइंडिंग पे। लेकिन जो मैग्नेटिक पार्ट होता है बोथ कॉमन फॉर प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। बट इन द केस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, हम ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो हम प्राइमरी पे भी सप्लाई देते हैं, सॉरी इन द केस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, हाँ हम सप्लाई जो देंगे प्राइमरी इलेक्ट्रिकली भी देते हैं और मैग्नेटिकली भी। तो दोनों क्या होता है, कॉमन होता है इन द केस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। जैसे द प्राइमरी इज इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टू द सेकेंडरी एज वेल एज मैग्नेटिकली कपल्ड टू इट, दोनों क्या होता है, कॉमन होता है इन द केस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। अल्टरनेटिंग करंट applied voltage between the input point will induce a flow of magnetic flux around the core. This magnetic flux will link with the all turns forming the coil, inducing a voltage ratio, voltage into
द ट्रांसफार्मर दिस विल बी इंक्रीज, जिसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर को वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज को क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है 13, द साइज ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर मेनली डिपेंड अपॉन, द साइज होता है किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करता है। बोथ फ्रीक्वेंसी एंड एरिया ऑफ द कोर किस पे डिपेंड करता है। तो हम जानते हैं फ्रॉम ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर E इक्वल टू 4.44 F N B, where E flux, F frequency, A area of the core, A number of turns, B magnetic flux density, A can be written as, हम यहाँ से A की वैल्यू लिखे तो E upon 4.44 F N B। तो for the constant value of E and B, if we increase F, then the area of the core will decrease, means the size of the transformer will reduce. The frequency is inversely proportional to the area of the transformer. As the frequency is high, the size and weight of the transformer of the same power rating can be reduced. High frequency implies faster EMF variation with times, hence higher EMF is induced on coil. Then for same voltage, lower core area is needed of lower number of turns in case lower value. The size of the transform core mainly depend upon the क्या हो गया आपका area of the core. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर ओवर ए टू वाइंडिंग, रिड्यूस हिस्टैरिसीस लॉस, रिड्यूस एडी करेंट लॉस, कॉपर लॉस इज नेग्लिजिबल, सेविंग ऑफ कॉपर मटेरियल। ये सारे आपके ऑल ऑफ देम होंगे। क्यों? द प्राइमरी इज इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टू द सेकेंडरी एज वेल एज मैग्नेटिकली कपल्ड टू इट। एक ही वाइंडिंग जो होगी इन द केस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, जो प्राइमरी का भी काम करेगी और सेकेंडरी का भी। तो मटेरियल क्या होगा, कम होगा। मटेरियल कम होगा तो ये लॉसेज भी क्या होगी हमारी, कम होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ सारे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेशन ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, यूज्ड एज ए स्विच, यूज्ड एज ए वेरिएक, यूज्ड फॉर वोल्टेज करेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो सारे हम स्विच के भी यूज करते हैं, वेरिएबल वोल्टेज वेरी करने के लिए, वोल्टेज करेक्शन के लिए, स्टार्टर के लिए भी यूज करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज यूज फॉर ए वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएक मतलब वेरिएबल वोल्टेज इन द लेबोरेटरी एंड अदर सिचुएशन दैट रिक्वायर कंटिन्यूसली ए वेरिएबल वोल्टेज ओवर ए ब्रॉड रेंज, इट कैन बी यूज्ड एज ए रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर फॉर गिविंग अ स्मॉल बूस्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन केबल टू करेक्ट वोल्टेज ड्रॉप, फॉर सेफली स्टार्टिंग द मशीन लाइक एन इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर हम एज ए स्टार्टर भी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इफिशियंसी ऑफ ए पावर ट्रांसफार्मर इज इन द ऑर्डर ऑफ, जैसे इफिशियंसी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। आउटपुट पावर, इनपुट कैन बी रिटेन एज आउटपुट प्लस लॉसेज, और दो टाइप की लॉसेज होती है, आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस, और इनकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। दैट्स वाई ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है क्या होती है, 96 to 99% के अब होती लगभग होती है फुल लोड से। ओके, तभी हम ट्रांसफार्मर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। तो वहीं पावर ट्रांसफार्मर आर यूज्ड इन ए पावर सप्लाई सर्किट बिकॉज ऑफ द एफिशिएंसी एंड ईजी विद द विच दे ट्रांसफर एनर्जी। The power transformer is capable of receiving a voltage at one level and delivering it at to the same level, some higher level or some other level. The efficiency of transformer, the efficiency is always less than 100% for a practical transformer. With careful design, the efficiency of transformer is usually greater than 90%. No energy is lost in ideal transformer, which do not exist. Ideal transformer में होता है कोई भी efficiency losses नहीं होती है। For such an ideal transformer, the output power is equal to the input power. By the principle of conservation of energy, in fact, due to energy loss in the transformer, the output power is always less than the input power. Okay? तो इसीलिए हमारी एफिशिएंसी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है इन द केस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट, the primary winding of a 230/6 volt 50 hertz transformer is energized from 110 volt 50 hertz supply. The secondary output voltage will be, तक रिलेशन होता है, रिलेशन होता है हमारा क्या, V1 by V2 इक्वल टू
V1 डैश बाई V2 डैश, है ना। तो हमें V1 दिया है, जो पहला वाला V1 है, और ये क्या है आपका V2 है ना। और हमें दिया है 110, इट मीन V1 डैश दिया है, तो V2 डैश कैन बी रिटेन एज, कह सकते हैं V2 डैश इक्वल टू V2 डैश कैन बी रिटेन एज V1 डैश V2 अपॉन V1। तो V1 डैश आपका कितना है 110, V2 कितना है आपका, तो V2 डैश की वैल्यू निकालनी है, तो V1 बाई V2, V1 बाई V2 ये हो जाएगा आपका 6/230, तो ये आ रहा है 2.86। ठीक है। नेक्स्ट, ए ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन इंडक्टिव कॉपर सर्किट, सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉइल, कंडक्शन ऑफ करेंट बिटवीन एंड सेकेंडरी। सबको पता है कि म्यूचुअल इंडक्शन से क्या करता है ट्रांसफार्मर हमारा काम करता है कि कोर होता है, हम प्राइमरी में सप्लाई देते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक पीस ऑफ apparatus used फॉर ट्रांसफरिंग पावर फ्रॉम वन सर्किट टू द अनदर सर्किट विदाउट चेंज इन फ्रिक्वेंसी। ध्यान रखना, फ्रिक्वेंसी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब जैसे प्राइमरी में यदि हमने फ्रिक्वेंसी ये दिया है, तो वहीं सेम रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होगी आपकी, हाँ वोल्टेज बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन ये जो फ्रिक्वेंसी ना ये वन साइड टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइड, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा घटेगा, लेकिन जो रेंज ऑफ ये होगा ना वो क्या होगा, सेम होगा, बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी में। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है ऑपरेट करता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पे। वोल्टेज रेगुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इज गिवन बाई, तो इसकी डिफिनीशन होती है, ए ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेशन डिफाइंड एज द चेंज इन सेकेंडरी वोल्टेज from no load to full load at a specified power factor expressed as a percentage of its no load voltage with the applied primary supplied voltage. तो voltage regulation can be written as no voltage regulation upon full load voltage into no load voltage. It means voltage regulation V naught by V upon V naught। ये आपकी इसकी क्या हो गई, और परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो हम 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और वोल्टेज रेगुलेशन शुड बी ऑलवेज मिनिमम, क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट, ए ट्रांसफार्मर ऑपरेट मोस्ट इफिशिएंटली एट 3/4 फुल लोड विथ आयरन लॉस एंड फुल लोड कॉपर लॉस रिलेटेड टू। तो ये होता है PI इक्वल टू क्या होता है x² PC। तो 3/4 का क्या हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर इंटू PC, तो ये हो जाएगा 9/16। तो क्या हो जाएगा PI/9 बाई क्या हो जाएगा 16, है ना। ये रिलेशन होता है, इस रिलेशन से आप क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लोगे कि जब मैक्सिमम कंडीशन होगी तो आयरन लॉस किसके होता है, कॉपर लॉस के बराबर होता है। इन TT कनेक्शन, इसको स्कॉट कनेक्शन भी बोलते हैं, स्कॉट कनेक्शन। इन TT कनेक्शन द परसेंटेज टेपिंग ऑफ ए मेन ट्रांसफार्मर एंड टीजर ट्रांसफार्मर रिस्पेक्टिवली आर। तो सोल्यूशन क्या है, द स्कॉट कनेक्शन इज यूज टू कन्वर्ट 3 फेज इनटू पावर इनटू 2 फेज पावर यूजिंग 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। मतलब स्कॉट कनेक्शन से, TT कनेक्शन से हम 3 फेज से, मतलब TT कनेक्शन जो हमारा है TT 3 फेज से हम लोग क्या करेंगे, 2 फेज में कन्वर्ट कर देंगे। द स्कॉट कनेक्शन इज सिमिलर टू द कनेक्शन इन वन ट्रांसफार्मर कॉल्ड द मेन ट्रांसफार्मर मस्ट हैव काउंटर 50% टैपिंग and the secondary at TJ transformer must have 86.6%। तो 50% and 86%, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। एक 2 kVA ट्रांसफार्मर है जिन्हें आयरन लॉस ऑफ, जैसे हमें आयरन लॉस दिया है PI इक्वल टू 150 वाट एंड फुल लोड कॉपर लॉस PC दिया है 250 वाट। एट मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर विल ऑकर व्हेन द टोटल लॉस, तो टोटल लॉस कितना होता है, आयरन लॉस इक्वल टू क्या होना चाहिए आपकी, कॉपर लॉस, मतलब वेरिएबल लॉस जो होना चाहिए वो क्या हो जाएगी आपकी एफिशिएंसी। मतलब एक तो आयरन लॉस हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका कॉपर लॉस। इट मीन्स द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर मैक्सिमम व्हेन कॉपर लॉस आर इक्वल टू द आयरन लॉस। आयरन लॉस इंक्लूड बोथ हिस्टेरिसिस एंड एडी करेंट लॉस। कॉपर लॉस इतना है, आयरन लॉस इतना है एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। अच्छा, इसको इस तरीके से समझिए, एफिशिएंसी है आपका
और जैसे A/B है, ये रेशियो जितना ही कम होगा, है ना, ये उतना ही ज़्यादा होगा। अच्छा, मैक्सिमम केस में आयरन लॉस इक्वल टू क्या होता है, कॉपर लॉस, और ये डिनोमिनेटर में होता है। तो डिनोमिनेटर जितना कम होगा तो इन दोनों में लॉसेज में कौन सी कम है आपकी, हमारी 150 कम है इन दोनों में, है ना, ये देखिए कम है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। जब भी हमारी मैक्सिमम होती है तो 150 प्लस 150 क्या हो जाएगा, 300 वाट। फाइनल आंसर क्या हो गया, 300। नेक्स्ट, the hysteresis loss in a given magnetic material can be decreased by eliminating it, decreasing maximum flux density established through it, increasing the frequency reversal magnetism, increase flux density through it। तो solution देखिए, hysteresis loss are also known as iron loss या core loss, it is always constant। Hysteresis loss is due to reversal of magnetization of the transformer core whenever it is subjected to the alternating nature of the magnetizing core, the power consumed by the magnetizing डोमेन ऑफ द चेंजिंग द रोटेशन एवरी हाफ साइकिल इज कॉल्ड बाय हिस्टेरेसिस। इसकी वैल्यू इतनी होती है। ईटा जो होता है स्टीमेन कांस्टेंट होता है, ए फ्रीक्वेंसी, BM इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, V द वॉल्यूम ऑफ द कोर, WH इज हिस्टेरेसिस लॉस। द हिस्टेरेसिस लॉस इन गिवन मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी डिक्रीज बाय डिक्रीजिंग द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी एस्टेब्लिश्ड थ्रू इट। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, इन ट्रांसफॉर्मर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड। इन एन ओपन सर्किट टेस्ट कॉपर लॉसेज आर ऑब्टेन्ड, वाइल इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट ये तो गलत है। इन ओपन सर्किट टेस्ट करंट इज ड्रॉ एट ए हाई पावर फैक्टर, इन ए शॉर्ट सर्किट टेस्ट करंट इज ड्रॉ एट ए 0 पावर फैक्टर, इन ओपन सर्किट टेस्ट करंट इज ड्रॉ एट ए लो पावर फैक्टर। द ओपन सर्किट टेस्ट इज टू मेजर कोर लॉस एंड obtain द कोर लॉस रेजिस्टेंस एंड मैग्नेटाइजिंग इंड्यूसेज विच इज हेल्पफुल इन finding shunt branch parameter of the equivalent circuit. The current draw by shunt parameter in a transformer is no load current. Therefore, current that will flow in the circuit in the open circuit test is very low. So, the measurement of quantity, voltage, current and power must be on the low voltage side. So, the corresponding value will be readable instruction, and therefore, the open circuit test must be performed on low voltage side. This means high voltage side must be kept open. The current draw from the open circuit test is the no load current at a low power factor. Current draw at a low power. Next है a 2000/200 volt 50 Hz single phase transformer has an exciting current 0.5 ampere and a core loss 600 watt. When a high voltage side is energized by the rated voltage and frequency, magnetizing current is an open circuit test, no load current I0 is 0.5 ampere, core loss 600 volt। तो VI इक्वल टू 600 दिया है, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगा 0.3 एम्पियर। और मैग्नेटाइजिंग करंट का फॉर्मूला होता है IM इक्वल टू होता है √I0 स्क्वायर प्लस IE स्क्वायर, और इट मीन्स I0 हमें दिया है 0.5 नो लोड करंट और I आ गया 0.3। तो ये सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आपका 0.4 एम्पियर। ये फाइनल क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है इससे रिलेटेड MCQ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए सो डैट की प्रॉपर वीडियो देख सके। ओके।